Hello guys, what's up? Let us discuss social change and contemporary tribal society. इसमें हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या इम्पैक्ट रहा ट्राइबल सोसाइटीज़ के ऊपर और ट्राइबल और वीकर सेक्शन के लिए कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, वेलफेयर मेजर्स कौन कौन से हैं। ओके, तो मेलिनोस्की का आप जानते हो, उन्होंने एर्गोनॉट्स की स्टडी की, एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक की स्टडी की। तो एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक की स्टडी करते हुए मेलिनोस्की ने कहा कि इनमें आपको सोशल चेंज देखने को मिलेगी। ओके, तो उसके बाद इवान प्रिचर्ड्स जो थे, उन्होंने भी स्टडी की अजेंडेस ऑफ अफ्रीका। अजेंडेस ऑफ अफ्रीका जो है वो स्टडी किया था इवान प्रिचर्ड्स ने। ओके, तो इसमें भी अजेंडेस हो गया, आर्गोनॉट्स हो गया, तो न्यूट्स हो गया। तो इन्होंने बहुत सारी इनमें चेंजेस आई हैं। बिल्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, टोडास हो गया। चाहे इंडियन ट्राइब्स की बात कर लो, चाहे फॉरेन ट्राइब्स की बात कर लो, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में रह रही हैं, एजेंडेस है। तो इन्होंने सभी ने सोशल चेंज को एक्सपीरियंस किया है। ओके, तो सोशल चेंज बेसिकली होता क्या है कि एक अपने कल्चर में रहता है, तो वो दूसरे कल्चर के कांटेक्ट में आता है। तो कांटेक्ट में आने के बाद वो उस कल्चर को अपने कल्चर में बोरो करने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि उसको एक क्यों करता है, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना होता है। तो इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए जो उसका अपना कल्चर है और जो बोरोड कल्चर है, तो उसमें क्या होता है, उसमें चेंजेस आ जाती हैं। जैसे एजेंडेस की बात की हमने, है ना, एजेंडेस ऑफ अफ्रीका जिनकी स्टडी की थी इवान प्रिचर्ड्स ने, न्यूज़ ऑफ सूडान की स्टडी की थी, एर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक की स्टडी की थी। तो इनमें इन्होंने देखा कि सोशल चेंज ये लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट ओके, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आने के बाद तो ट्राइबल्स लोग जो फॉरेस्ट में रह रहे थे उनको राइट्स मिल गए और वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस बनाते थे और मार्केट्स में सेल करते थे। तो इससे क्या हुआ, जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे फॉरेस्ट में उनको वो मैनेज करने
लगे, उतरने लगे। ओके, उसके बाद एम्पावरमेंट भी हुई। अब देखा जाए तो एम्पावरमेंट हुई, उनको शक्तियाँ मिली, उनको जानकारी मिली, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जानकारी मिली, ठीक है, उनको डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम्स थे और उनका उन्होंने बेनिफिट लिया। तो बेनिफिट लिया जब वो पॉवर्टी से दूर करने में वो सक्षम हुए, जब लिटरेसी में कन्वर्ट कर लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने में उन्होंने एफर्ट किया। तो ये पॉसिबल हुआ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की वजह से, ग्राम सभा की वजह से। तो इससे क्या हुआ, उनको एम्पावरमेंट हो गई। ओके, एम्पावरमेंट मिल गई उनको। तो क्या हुआ, अब बेसिकली जब कोई जो डेवलपमेंट जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे राइट टू फ्री एंड फेयर कंपनसेशन, रिहेबिलिएशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, तो मेजॉरिटी परसेंटेज की अगर कंसेंट होगा तभी लैंड को अक्वायर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट कोई सेटअप करना है तो इन जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन्होंने एम्पावर किया, एम्पावरमेंट हुई, तो अवेयरनेस हुई। ओके, तो और इन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करना शुरू की। ओके, तो ये बेनिफिट हुआ। अब नेगेटिव क्या हुआ, अब देखो जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स थे उनके साथ क्लैशिंग होना शुरू की। जो ट्रेडिशनल पोस्टल स्ट्रक्चर था, है ना, जैसे हम अब वो सारे डिस्प्यूट्स होते थे, चाहे किसी भी रिलेटेड के डिस्प्यूट्स होते थे, हर तरह के डिस्प्यूट्स को जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश करता था। लेकिन हुआ क्या कि जब ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आ गए, जो उनका ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, जैसे चीफ होते थे, हेडमैन होता था, तो उनको किस काम पे लगा दिया गया, चाहे फैमिली कोई डिस्प्यूट है, मैरिज कोई डिस्प्यूट है, वो सॉल्व करने के लिए उनको लगा दिया गया। तो उनकी पावर्स जो है वो कम हो गई। तो अब कई बार नेगेटिव इफेक्ट में हम ये भी देखेंगे, जो ग्राम सभा हैं वहाँ पे नॉन ट्राइबल्स की आपको ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगी, मेजॉरिटी देखने को मिलेगी। तो इसके से क्या हुआ, जो ट्राइबल्स की पार्टिसिपेशन जो थी वो लिमिटेड होने लगी। ओके, तो इसमें आपको ये स्टडीज आप जितनी कोट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होएगा। तो ट्रेडिशनल कास्ट ऑफ एम्पावरमेंट हुआ, चाहे एम्पावरमेंट किया, चाहे रिसोर्स मैनेजमेंट हुई, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, लेस पार्टिसिपेशन हुई। अब ये है कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को और जो स्टैट्यूटरी पंचायत स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको दोनों को एग्जिस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब रोल जो है वो उनके डिफाइन अगर होंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखा जाए तो हमने पढ़ा सोशल चेंज और कंटेम्प्रेरी ट्राइबल सोसाइटीज़ में, हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या इम्पैक्ट हुआ। बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ, एम्पावरमेंट हुई, रिसोर्स का यूटिलाइज, रिसोर्स मैनेजमेंट हुई। ओके, तो क्लैश भी हुआ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ। ओके, अब देखा जाए कि सोशल चेंज कि अगर हम हाईलाइट करें तो क्या हुआ सोशल चेंज, क्या सोशल चेंज आ गई इनमें, वो तो हमने डिस्कस किया कि सोशल चेंज आई। ओके, तो वो कौन से सोशल चेंज आए ये हम देखेंगे, कैसे आए, कौन कौन से सोशल चेंज आए। ओके, तो आउटसाइडर्स का फ्लो हुआ ट्राइबल एरियाज में। तो जो नॉन ट्राइबल्स लोग थे
वो ट्राइबल एरियाज़ में गए, डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे सेटअप किए। तो उससे क्या हुआ, जो कल्चर उनका जो था अपना, वो इंस्टीट्यूशंस जो थे उनके अपने इंस्टीट्यूशंस जो थे वो डिस्ट्रक्ट हो गए। ओके, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे, और इनकी अब वो कॉन्टैक्ट में आने से कल्चर को उन्होंने बोरो किया, उन्होंने संस्कृताइजेशन की तरफ गए, संस्कृताइजेशन हुई। ओके, क्षत्रियलाइजेशन हुई। ओके, तो लिटिल ट्रेडिशन का इंटरेक्शन हुआ ग्रेट ट्रेडिशन के साथ, यूनिवर्सलाइजेशन हुई, पैराकुलाइजेशन हुई। तो ये सारा जब कॉन्टैक्ट में आए हिंदू आउटसाइडर्स के साथ, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। अब क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज ने, अगर आप देखोगे तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपने आइडियाज़ को प्रमोट किया। जैसे जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हैं, नागास, खासीस, गारोस, मिज़ोस। ओके, तो यहाँ पे आपको क्रिश्चियनिटी के आपको फुटप्रिंट्स मिलेंगे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी इम्पैक्ट किया, तो हिंदू आउटसाइडर्स ने भी इम्पैक्ट किया। तो कॉलोनियल इकोनॉमी और फॉरेस्ट पॉलिसी, अब कॉलोनियल इकोनॉमी और फॉरेस्ट पॉलिसी से क्या हुआ, फॉरेस्ट पॉलिसी पहले तो उन्होंने डिस्ट्रक्शन की फॉरेस्ट की, कमर्शलाइजेशन की, फॉरेस्ट का टिम्बर वो इस्तेमाल किया रेलवेज़ में, वो रॉ मटेरियल इसका इस्तेमाल करते थे अपने फैक्ट्रीज़ के लिए। तो इससे क्या हुआ, उनको जो ट्राइब्स जो थी उनको बेदखल कर दिया गया उनके फॉरेस्ट से। तो उनको एनक्रोचर्स कहा गया। ठीक है, उनको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है करनी पड़ी। तो ये हुआ कॉलोनियल इकोनॉमिक एंड फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की वजह से। तो अब हुआ क्या कि जब कमर्शलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, जो नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स था वो डिस्टर्ब हो गया। कल्चर कॉन्टैक्ट में आने से संस्कृताइजेशन हुई, वेस्टर्नाइजेशन हुई, ओके, मॉडर्नाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। तो ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी हैं। ओके, तो अब ये हुआ कि जो अथॉरिटी जो थी गवर्नर जनरल, अब उसने ट्राइबल एरियाज़ में भी अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया। तो ट्राइबल की पंचायत थी, लीडरशिप थी, उसको वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, रिवोल्ट्स हैं। तो सोशल चेंज में हम बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे आपको स्टेट की अथॉरिटी देखने को मिली, क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस देखने को मिला। ओके, फॉरेस्ट पॉलिसी आपको वहाँ पे देखने को मिली। क्रिश्चियन मिशनरीज ने देखा, हिंदू आउटसाइडर्स ने वहाँ पे इन्फ्लक्स किया। तो ट्राइबल मूवमेंट्स और रिवोल्ट्स में क्या किया, तो ट्राइबल मूवमेंट्स में अगर हम बात करें तो संथल ने रेबेलियन किया, क्योंकि इनके साथ भेदभाव बड़ा होता था, डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो उसको लेके इन्होंने नागास हो गए, संथल्स हो गए, बिरसा मुंडा हो गए। तो इन्होंने कहा कि हमारी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, हमारा अपना कल्चर है, तो हम इसको प्रिजर्व करके रखेंगे, हम किसी को अपने इलाके में नहीं आने देंगे, तो हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनको रिवॉल्ट करना पड़ गया, चाहे वो संथल रिवॉल्ट हो, बिरसा मुंडा रिवॉल्ट हो या और चाहे रिवॉल्ट हो। ओके, तो जो कॉलोनियल पीरियड है उसने जितने भी एस्पेक्ट्स थे ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, तो ठीक है, तो वो चीज़ें इनको दिक्कत आने लगी। ओके, हमने सोशल चेंज पढ़ लिया, तो हमने अब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हम बात करते हैं कि जिसमें हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की भी बात कर सकते हैं, वेलफेयर मेजर्स जो हैं ट्राइबल के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने जो पंचायती एक्सटेंशन जो किया हमने, शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, ठीक है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो
पीसा एक्ट बनाया गया ताकि हमने क्या करना था, पीसा एक्ट से एम्पावर किया उनको, हमने उनको रिसोर्स मैनेजमेंट में उनको हेल्प की और के जो प्रोविजंस थे वो एक्सटेंड हुआ किसमें, फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में। ठीक है, तो अब कौन से फिफ्थ शेड्यूल एरिया, जिसमें 10 स्टेट्स हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मणि महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया। तो ये 10 स्टेट्स थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पीसा एक्ट को इन ट्राइबल स्टेट्स में एक्सटेंड किया, हमने एम्पावर किया उनको, ट्राइब्स को। तो ग्राम सभा का इसमें रोल आ गया, पावर्स दे दी गई। तो इसका जो पंचायती राज की जो मिनिस्ट्री थी वो इन मिनिस्ट्रीज, वो नोडल मिनिस्ट्री बन गई। तो हुआ क्या कि तो उनमें फीचर्स क्या क्या थे, तो क्या होगा कि हर एक तो ग्राम सभा रहेगी। ओके, तो ग्राम सभा को बनाने का, अब उसमें ग्राम सभा में लोग कौन से होंगे, जिनका इलेक्टोरल रोल्स जो है गाँव का, उसमें नाम होएगा। ओके, वो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो अब जितने भी हमारे लेजिस्लेशन है, स्टेट लेजिस्लेशंस हैं पंचायत के ऊपर, तो हमने जितने भी हमने वहाँ पे पंचायत में जितने भी प्रोविजंस होंगे, है ना, तो जितने भी लेजिस्लेशंस होंगे, तो वो जो वहाँ की जो कस्टमरी लॉस हैं, जो उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, तो उसको ध्यान में रख के होंगे। ओके, अब पंचायत में रिजर्वेशन भी डाल दी गई। ओके, तो रिजर्वेशन आ गई, एसटीज की रिजर्वेशन आ गई। ओके, तो ये क्या करते थे, डेवलपमेंट कैरी आउट करते थे विलेज में, बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करते थे। ओके, तो क्या हुआ, इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उड़ीसा गवर्नमेंट को कहा कि आप ग्राम सभा के पास जाएं और वहाँ पे आप परमिशन लें, अगर किसी ने बॉक्साइट की माइनिंग करनी है, ठीक है, तो आप जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं, ठीक है, तो पावर ऑफ ग्राम पंचायत, तो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ, तो चैलेंजेस, ये इसकी सिग्निफिकेंस भी थी। ओके, तो ग्रीवियंसेस जो थे ट्राइबल पीपल के, वो रिड्यूस हो गए। ग्राम पंचायत को पावर किया गया कि आप जैसे कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसको अप्रूव करना है, या फिर उनको ये कहा गया कि आपने जैसे ही आपके कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो ग्राम सभा से परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। तो ये इसका जो है आप बात कर सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और वेलफेयर मेजर्स ट्राइबल और वीकर सेक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखा जाए तो पीसा में आप देखोगे तो इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड से प्रॉब्लम है। तो बड़ी बार क्या करती है गवर्नमेंट जो है वो बाई पासिंग अनफेयर मीन से बाईपास कर देती हैं। ठीक है, तो पीसा एक्ट को ना फॉलो करते हुए लैंड को एक्वायर कर सकती हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पुअर है, इम्प्लीमेंटेशन उसको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ओके, तो ग्राम पंचायत के ऊपर इनकी डिपेंडेंस थी। अब लेजिस्लेचर, अब उन्हें क्या पावर्स देनी है पंचायत को, तो वो
छोड़ दिया किसके ऊपर, वो स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगी। तो कंट्रोल तो लेजिस्लेचर का रहेगा उनके ऊपर। ओके, तो अब देखा जाए कि म्यूनसिपैलिटीज़ जो है ना, जैसे बुरिया कमेटी है, उन्होंने कहा कि पीसा और मीसा, तो मीसा मतलब म्यूनसिपल पंचायत, म्यूनसिपल एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। तो बट अर्बन उसको यूटिलाइज करके, ताकि लाइवलीहुड जो है वो जनरेशन की जा सके। ओके, तो वन का धन, तो इसमें क्या होगा कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो वन धन विकास केंद्र बनेंगे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके, तो इसके स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राइफेड को दिया गया। तो प्रोग्राम का मतलब क्या था कि हमने जो ट्राइबल के पास जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं ट्राइबल के पास, है ना, उसमें अब अपनी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी ऐड करेगी, आईटी ऐड करेगी, ताकि उनको और हम अपग्रेड कर सकें। ठीक है, और हम क्या करें, जो ट्राइबल का विजडम है उसको हम कन्वर्ट कर सकें इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वाइबल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो प्रधानमंत्री वन धन योजना क्या थी? प्रधानमंत्री वन धन योजना, इससे क्या हुआ, इसने जो जितने भी ट्राइबल्स थे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि इनके हम नॉलेज को हम यूटिलाइज करेंगे और हम इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस माइनर्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो वहाँ ये मार्केट में जाके सेल करेंगे। तो ये है वेल्थ, जो जो फॉरेस्ट की वेल्थ है उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हम लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। ओके, तो अब देखा जाए तो एक ये स्कीम है, दूसरी है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का मकसद क्या था कि क्वालिटी एजुकेशन देना है एसटी चिल्ड्रन को जो कि रिमोट एरिया में हो। ओके, तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के कंट्रोल में रहेंगे, और ये ऑटोनोमस सोसाइटी रहेंगे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, जिस तरह से जवाहर नवोदय विद्यालय समिति है, वैसे ही तो ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, इनको रन करेगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो शेड्यूल कास्ट को क्वालिटी एजुकेशन देनी है। ठीक है, तो इनको प्रोफेशनल एजुकेशन देनी है, ऐसे कोर्सेस इनको देने हैं ताकि इनको जॉब मिल सके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आई। उसके बाद आता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो ओके, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाने का कोशिश की। तो इसका मतलब है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरर हैं,
तो उनको एक एक रिटर्न मिले, उनको एक पैसे मिले, मॉनेटरी रिटर्न मिले, क्योंकि वो कलेक्शन करते हैं, उसकी स्टोरेज करते हैं, पैकिंग करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें एमएसपी मिलनी चाहिए, ताकि उनको एक फेयर जो है मॉनेटरी बेनिफिट ट्राइबल्स को मिलना चाहिए। इसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, नॉन टिम्बर, जैसे गम्स हम मिलता है, वैक्सेस हमें मिलती हैं, है ना, बैम्बूस हो गया, फॉडर हो गया, ठीक है, तो वाइल्ड फ्रूट्स हैं, हॉनी है, तो ये जो चीज़ें हैं इनकी प्रोसेसिंग करना, इनको स्टोरेज करना, ठीक है, तो इससे जो है इनको हम क्या करेंगे, बड़ी सारी चीज़ों का हम ट्राइबल्स को हम पैसे देंगे, ताकि वो इनकरेज हो जाए और वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करें। ओके, अब फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात अगर हम करें तो शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006 में आया, ठीक है। तो अब देखा जाए तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हमने बात की, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल की हमने बात की, प्रधानमंत्री वंदन योजना की हमने बात की, तो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ने लिए हैं, ठीक है, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो इसमें क्या हुआ, कम से कम एनजीओज़ को इसमें फंडिंग की जा रही है। जैसे हम गवर्नेंस में उसको फंड्स दिए जाता था और उनके फंड्स की मॉनिटरिंग भी की जाती थी कि फंड्स जो दिए जा रहे हैं, तो वो हम मॉनिटरिंग करते थे ई गवर्नेंस के थ्रू। ओके, तो ई गवर्नेंस के ऊपर भी हम ये मैं आपको अलग से गवर्नेंस के जब वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ट्राइबल के जो हीलर्स हैं, ट्राइबल की जो नॉलेज है, तो अब देखा जाए कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है उत्तराखंड में। इस तरह से एक्सपेंडिचर एडवांस ट्रांसफ़र मॉड्यूल है, तो वो एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग करता है। वैसे ही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं, कहाँ पे, उत्तराखंड में है। तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें रिसर्च वर्क करते हैं, जो ट्राइबल्स की जो मेडिसिन्स होती हैं, ओके, तो उनके जो मेडिसिन्स का एक प्रॉपर हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, हर्बल मेडिसिन्स का, लीव्स का, ठीक है, जो कि डिसीज़ेस को क्यूर करती हैं, तो उनका एक प्रॉपर जो है वो रिसर्च की जाती है उसके ऊपर, ठीक है। तो हम जो ट्रेडिशनली अवेलेबल मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, ताकि हम डिसीज़ को कैसे ट्रीट कर सकें। तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है, ट्राइबल के फॉरेस्ट राइट्स हैं, ठीक है। अब इनिशिएटिव्स हैं बहुत सारे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, वो भी हम बात करते हैं। अब जीन कार्ड स्कीम है इंडिया की, जो सिकल सेल को प्रमोट करने के लिए, ओके। तो उसके लिए वो भी आप देखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अब देखा जाए कि जब बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी थी 2021 में, तो जो पीएमजी हैं उन्होंने जीन कार्ड लॉन्च किया मध्य प्रदेश में। तो कार्ड में वो बताया जाता था कि आपके ऑफस्प्रिंग में कितनी चांसेस हैं कि आपको सिकल सेल एनीमिया है,
आपके बच्चों को कितना बच्चों में सिकल सेल प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, तो वो कार्ड में बताया जाता था। तो अब सिकल सेल एनीमिया जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें ट्राइबल्स में देखने को मिलता है। ओके, हमें दलित्स में देखने को मिलते हैं और कुछ ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब ये नेग्लेक्टेड डिसीज़ है, इसको हम इग्नोर करते हैं, तो हम इसको डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जीन कार्ड स्कीम आई, ठीक है। उसके बाद बेसिकली देखा जाए तो इको रिहेबिलिटेशन, तो विलेजेस को रिहेबिलिटेट किया गया, स्टूपास में लद्दाख आइस स्टूपास बनाए गए, ठीक है, कोलैबोरेशन के साथ, ठीक है। तो अब ये लाइफ सोर्स है जो हिमालयन रीजन में जो रह रहे हैं, लेह और लद्दाख में, ठीक है। तो जो क्रिटिकल लाइफ सोर्स हैं फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमालयन रीजन, चाहे वो लेह के हैं चाहे वो लद्दाख के हैं, ओके। तो अब उन पे क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन हो रही है, इको रिहेबिलिटेशन होती है विलेजेस की थ्रू आइस टू पास। तो हम देखते हैं कि तो ट्राइबल फैमिलीज़ की इनकम को भी बढ़ाया जाता है, तो उनको हम वेजिटेबल्स कल्टीवेशन के लिए बोलते हैं, एप्रिकॉट कल्टीवेशन के लिए बोलते हैं, है ना। तो एग्रो सोसाइटी प्रोसेसिंग एग्री अलाइड एक्टिविटीज़, तो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ट्राइबल एरियाज़ में क्या किया जा रहा है, स्प्रिंग्स, 1000 स्प्रिंग्स को हम 1000 स्प्रिंग्स को हार्नेस करके जो पोटेंशियल है स्प्रिंग्स का, उसको हम हार्नेस करके हम वाटर स्कार्सिटी को दूर करने में सक्षम हो जाएंगे। तो नेचुरल स्प्रिंग्स हैं उनको कंजर्व करना है और उनको एक्सेसिबल बनाना है, ठीक है, ताकि उनको सेफ वाटर दिया जाए और उनको लेवल फार्मिंग के लिए इंक्रेज किया जा रहा है, एप्रिकॉट की फार्मिंग है। तो ये इनिशिएटिव्स हैं फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। ग्रीन कार्ड स्कीम है। तो मेजर इनकम जनरेशन स्कीम में बात करें तो टर्म लोन दिया जाता है, तो माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, टर्म लोन स्कीम है, ओके। तो हम बेसिकली जो ट्राइबल एरियाज़ में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाते हैं और उनको लोन दिया जाता है, ठीक है। तो 50,000 पर मेंबर को दिया जाता है और 5 लाख पर एसजी को दिया जाता है। तो उसमें टर्म लोन स्कीम भी है, तो उसमें 50 लाख तक का टर्म लोन भी दिया जाता है, ठीक है। तो स्कीम जो होएगी उसका जो कॉस्ट होएगा, है ना, तो उसमें दिया जाता है, ओके। तो अब देखा जाए तो आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, अब महिला को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए ये भी स्कीम है। तो उसमें क्या किया जाता है, आप जो इनकम जनरेशन स्कीम के लिए टर्म लोन दिया जाता है, क्रेडिट माइक्रो क्रेडिट स्कीम लॉन्च की गई है। तो कम से कम लोन दिया जाता है 2 लाख तक के ऊपर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम, ठीक है। तो आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना। तो
तो ये हमने इनिशिएटिव्स, ग्रीन कार्ड इनिशिएटिव्स है, 1000 स्प्रिंग्स का इनिशिएटिव है, और ग्रीन कार्ड का इनिशिएटिव है, टर्म लोन है, माइक्रो क्रेडिट लोन है, गोल है। तो हम डिजिटल लिटरेसी है, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए दो एसोसिएटेड चैम्बर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, उसमें आर्टिजन्स को, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, उनको ट्राई स्किल सेट को इन्हांस किया जा रहा है, कैपेसिटी को इन्हांस किया जा रहा है, ताकि नेशनल बिल्डिंग में का ये कंट्रीब्यूट कर सकें। ओके, तो अब ट्राइबल के फॉरेस्ट राइट्स इसमें आते हैं। ट्राइब हीलर्स एंड नॉलेज एक इनिशिएटिव है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। तो फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है? हेल्थ, वाटर और लाइवलीहुड के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आइस के स्टूपास बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ताकि ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ओके, तो अब ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का है सिस्टम, उसके बाद एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, फिर उसके बाद देखा जाए तो प्रधानमंत्री वन धन योजना है, वन धन योजना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ट्राइबल स्कीम्स हैं या फिर पॉलिसीज़ हैं जो कि ट्राइबल्स के लिए हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, फिर उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर मेजर्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट ट्राइबल स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैं, ये चीज़ें हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, वेलफेयर मेजर्स हैं ट्राइबल्स के लिए और वीकर सेक्शंस के लिए, मैंने सारे डिस्कस कर दिए। चाहे वो पीसा हो, चाहे वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे वो ग्रीन कार्ड हो, चाहे वो प्रधानमंत्री वन धन योजना हो, चाहे वो बात करें उसकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात हो, ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो, 1000 स्प्रिंग्स हो, गोल हो, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, है ना, तो हेल्थ के ऊपर, वाटर के ऊपर, लाइवलीहुड पे हो, ट्राइबल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, तो ये सारे के सारे स्कीम्स हैं। टर्म लोन की स्कीम है, फिर माइक्रो क्रेडिट की स्कीम है। ओके, तो ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने के लिए तो अब ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ट्राइबल फेस्टिवल है, रिसर्च इंफॉर्मेशन एंड मास एजुकेशन। तो अब ट्राइबल कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है किससे? तो सपोर्ट ऑफ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ट्राइबल फेस्टिवल, तो रिसर्च इंफॉर्मेशन एंड मास एजुकेशन किया जा रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम स्किल सेट को अपग्रेड किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन जो जनरेशन है, ट्रेनिंग की जा रही है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो शोकेस किया जा रहा है, किसको शोकेस करना है? दिखाना जो ट्राइबल के कल्चर है, ट्राइबल के आर्टिफैक्ट्स हैं, वो हम शोकेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम इनका जो रिच ट्राइबल हेरिटेज है, चाहे लैंग्वेज है, चाहे हैबिटेट है, चाहे इनके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, तो उनको शोकेस किया जा रहा है, अवेयरनेस किया जा रहा है उनमें, ठीक है। तो अब किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस। ओके, तो इसको डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। अब डिजिटल रिपॉजिटरी तैयार की जा रही है, तो अब फंडिंग की जा रही है। तो फंडिंग की जाती है किनको? आदि आदि महोत्सव फेस्टिवल, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अगर हम महोत्सव करना हो, आदिवासी महोत्सव फेस्टिवल करना हो, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये किया जा रहा है फंडिंग फॉर ट्राइबल फेस्टिवल्स। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ट्राइबल्स के गवर्नमेंट वेलफेयर्स क्या क्या हैं, इनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या हैं, वेलफेयर स्कीम्स क्या हैं। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो फिर इनके लिए प्रधानमंत्री वन धन योजना है। अब वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन्स के लिए स्कीम है, माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, और उसके बाद
जो हमने बात की टर्म लोन स्कीम है ना। तो इनको 1000 स्प्रिंग्स स्कीम्स है, और वाटर और irrigation के लिए इन प्रोग्राम्स आइस टू पास बनाए जा रहे हैं, स्प्रिंग्स को डेवलप किया जा रहा है, वाटर की फैसिलिटी दी जा रही है, ट्राइबल फील्ड में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स किए जा रहे हैं, तो आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इनके लिए ट्राइबल कल्चर को हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राइफीड को गवर्नमेंट फंड्स दे रही है ताकि वो ट्राई महोत्सव फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करे नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये जो है एक नोडल एजेंसी है। ट्राइबल का जो शोकेस किया जा रहा है, ट्राइबल रिच कल्चरल हेरिटेज है, उसको हम शोकेस कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। तो क्या क्या चीज़ें आप देखोगे, तो आप देखोगे कि फिफ्थ शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं, ठीक है ना, तो सिक्स्थ शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं, है ना, तो एक्सप्लॉइटेशन है, डेप्रिवेशन है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, वो हमने पढ़ा। हमने सोशल चेंज के बारे में पढ़ा, तो कंटेम्प्रेरी ट्राइबल सोसाइटीज़ में क्या चेंजेस आ रही हैं, ठीक है ना, तो इम्पैक्ट क्या है मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्कीम्स क्या हैं। तो इन चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है। ठीक है, चाहे आप देखोगे कि आप उनका किस तरह से जो है चेंजेस आपको देखने को मिल रही हैं जब एनक्रोच करता है नॉन ट्राइबल कल्चर में, तो ट्राइब्स के लोगों को क्या इक्विलिब्रियम उनका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए उनको फिर क्या होता है, तो कॉन्टैक्ट में आते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, को बोरो करने की कोशिश करते हैं। तो सब्सिटाइजेशन